नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। आज की इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई है, जिसका नाम है सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये समाजशास्त्र या समाज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। मूल शब्दों में अगर इसको देखूं तो सामाजिक असंतुलन इज इक्वल टू सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन क्या होता है? सामाजिक असंतुलन को ही सामाजिक विघटन कहा जाता है। आगे लिखा है सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन जो है एक सापेक्ष अवधारणा है, अर्थात दोनों एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि जैसे जब सामाजिक संगठन मजबूत होगा तो सामाजिक विघटन नहीं होगा, जब सामाजिक विघटन हावी होगा तो सामाजिक संगठन कमजोर होता जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर हैं या सापेक्ष अवधारणाएं हैं। ठीक, जब किसी कारणवश, सामाजिक विघटन को क्या कहा जाता है? जब किसी कारणवश समाज के अंगों में सामंजस्य नहीं रह जाता, समाज के अंगों में सामंजस्य नहीं रह जाता, मतलब एक दूसरे के साथ कोई सहयोग और आपसी परस्पर निर्भरता थोड़ा कम हो जाने लगती है या नहीं रहता, और सामाजिक एकता भंग होने लगती है। समाज में जो एकता का एक प्रारूप है वो भंग होने लगता है, तो यही स्थिति जो है सामाजिक विघटन की स्थिति कहलाती है। आगे, सामाजिक विघटन जो है क्या है? एक प्रक्रिया है जो हमेशा समाज में उपस्थित रहती है। ठीक, सामाजिक विघटन जो है ये समाज में हमेशा उपस्थित रहता है, लेकिन इसकी मात्रा कहीं कम हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है, बस यही इतना डिफरेंस हो सकता है। आगे एक लाइन कहा गया है कि समाज के रोगग्रस्त अवस्था को ही, समाज के रोगग्रस्त अवस्था को ही सामाजिक विघटन कहते हैं। ठीक, सामाजिक विघटन क्या है? समाज की रोगग्रस्त अवस्था, जब समाज रोगी हो जाए। समाज रोगी मतलब जैसे अगर इंसान की बात करें, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, तो उसको रोगी कब कहा जाएगा? जब उसके अंदर कोई डिस्फंक्शन आ जाएगा। अब समाज कब रोगी होगा? जब सामाजिक नियमों और प्रतिमानों की अवहेलना शुरू हो जाएगी, तो वहां पे सामाजिक असंतुलन पैदा हो जाएगा और समाज जो है वो रोगग्रस्त हो जाएगा। इसी अवस्था को ही सामाजिक विघटन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार सामाजिक विघटन की परिभाषा एक नज़र हम डालते हैं। विद्वानों के परिदृश्य में सामाजिक विघटन क्या है? लैंडिस के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना। हमने अभी भी आपको बताया ना कि जब समाज के नियमों और मानकों की अवहेलना होने लगती है तो सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। तो लैंडिस ने क्या कहा कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना, जो एक समाज में नियंत्रण की व्यवस्था है या जो नियम बनाए गए हैं जिनके अनुसार समाज एक अच्छे उचित और ढंग से चल सकता है, जब वो व्यवस्था भंग हो जाती है और विशृंखलता उत्पन्न हो जाती है। विशृंखलता मतलब कोई क्रम नहीं रह जाता कि किस चीज़ का संचालन किस ढंग से किया जाए, और उसके बाद जो होता है वही स्थिति सामाजिक विघटन की होती है। दोबारा एक बार देख लें लैंडिस की। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना और विशृंखलता उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है। इलियट एवं मेरिल के अनुसार, किसके अनुसार? इलियट एवं मेरिल के अनुसार इन्होंने क्या कहा? सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है। सामाजिक विघटन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। हमने अभी स्टार्टिंग में कहा ना, सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन जो है एक दूसरे के सापेक्ष होती है। यहां पे क्या है?
जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। जब संबंध टूट जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे तो सामाजिक संगठन जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। जब सामाजिक संगठन कमजोर पड़ जाएगा तो सामाजिक विघटन की प्रोसेस तीव्र हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। थॉमस एवं जनैनिकी के अनुसार सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज के मौजूदा नियमों का प्रभाव कम होना है। देखिए, शब्द वही है, थोड़ा सा इंटरफेयर करके शब्दों को लिखा गया है, या अलग अलग विचारक जो थे अपनी परिभाषाओं को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किए, लेकिन सबका मीनिंग एक ही लगभग निकल रहा है। इन्होंने क्या कहा, सामाजिक विघटन जो है समूह के सदस्यों पर से, उस समूह में जो भी सदस्य रह रहे हैं, जब समाज के मौजूदा नियमों का प्रभाव कम हो जाता है, मतलब जो नियम वर्तमान में प्रचलित हैं उन नियमों का प्रभाव जब उनके ऊपर कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं रह जाता है तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू मेयर के अनुसार, किसके अनुसार, न्यू मेयर के अनुसार इन्होंने क्या कहा, जब समूह का एकमत्य मतलब एक विचार या एकमतता, जब समूह का एकमत्य तथा उद्देश्य की एकता मतलब समूह में लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, सभी लोग एक उद्देश्य के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो जब उसके उद्देश्य की एकता भंग हो जाए, ठीक, और एकमतता का अभाव हो जाए और समाज के क्रियाशील संबंध टूट जाए, जो समाज में संबंध है, जो क्रियाशील संबंध है वो टूट जाए, तो मानना चाहिए कि सामाजिक विघटन के लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। न्यूमेयर के अनुसार जब समूह का एकमत्य तथा उसके उद्देश्य की एकता भंग हो जाए और समाज के क्रियाशील संबंध टूट जाए तो मानना चाहिए कि सामाजिक विघटन के लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। आगे फेरिस के अनुसार इन्होंने क्या कहा, फेरिस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक विघटन जो है ये मानवीय संबंधों के प्रतिमानों और कार्यों में पड़ने वाली बाधा का नाम है। मानवीय संबंधों के प्रतिमान, प्रतिमान मतलब मूल्य, मानक, नियम जो भी है, ठीक, सब प्रतिमान के अंदर आ गए। तो सामाजिक विघटन जो है मानवीय संबंधों के प्रतिमानों, मानवीय संबंधों के संबंध में जो भी नियम संयम होते हैं, ये सारी चीजों के प्रतिमान और कार्यों, उनसे संबंधित जो कार्य है, दायित्व हैं, उनमें पड़ने वाली बाधा का नाम ही सामाजिक विघटन है। आगे बढ़ते हैं। लेपियर और फांसवर्थ के अनुसार इन्होंने क्या कहा, विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर इशारा करता है या संकेत करता है। इनका भी कहना क्या है, सामाजिक संरचना जो बनी हुई है उसके अंदर जब असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो सामाजिक विघटन की ओर संकेत करता है। ठीक, आगे देखते हैं। सेथना के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इनका कहना है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के सामूहिक संबंध लगभग नष्ट हो जाते हैं। यहां भी क्या है, जो लोगों का आपस में सामूहिक संबंध है वो लगभग एकदम नष्ट प्राय हो जाता है या समाप्त होने की कगार पर आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जायज़ सी बात है कि जब लोगों का संबंध ही अच्छा नहीं रहेगा तो सहयोगी प्रक्रियाएं कहाँ से होंगी। तो यहाँ पे तो इन्होंने बताया कि जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के सामूहिक संबंध लगभग नष्ट होने लगते हैं और सहयोगी प्रक्रियाएं पूर्णतः समाप्त होती प्रतीत होती हैं, सहयोगी प्रक्रियाएं पूर्णतः समाप्त होती हुई प्रतीत करती हैं। अब यहाँ पे वही बात है कि जब सामूहिक संबंध उनका अच्छा नहीं रहेगा तो सहयोगी प्रक्रियाएं कहाँ से संभव हो पाएंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी व्यक्ति से दुश्मनी भी करें और उसके साथ मिलकर काम भी करें। तो यहां पे क्या है, सामूहिक संबंध लगभग नष्ट हो जाते हैं और उनकी सहयोगी प्रक्रियाएं पूर्णतः समाप्त होती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसी प्रक्रिया को विघटन कहा जाता है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार इन्होंने क्या कहा, सामाजिक विघटन से हमारा तात्पर्य संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे,
तथा विभिन्न तत्वों के बीच ऐसा असंतुलन उत्पन्न होना है जो समूह के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है या समूह के सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में गंभीर बाधाएं उत्पन्न करता है। ये यहाँ पे बढ़ाएं लिख दिया गया, लेकिन ये बाधाएं हैं, इसको टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई है। उससे सामाजिक एकता नष्ट हो जाती है। गिलिन एवं गिलिन का दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सामाजिक विघटन से हमारा तात्पर्य संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे तथा विभिन्न तत्वों के बीच ऐसा असंतुलन उत्पन्न होना है जो समूह के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है। जो समूह के अस्तित्व को, अर्थात जब उसमें असंतुलन उत्पन्न हो ही जाएगा तो ये कंफर्म नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि समूह का अस्तित्व बना रहे, क्योंकि समूह का अस्तित्व जो होता है ये सामाजिक संतुलन और लोगों के एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भरता के ऊपर ही आश्रित होता है। तो समूह का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और समूह के सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो पूरा होने में बाधाएं। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हमारे जो भी संबंध है वो परस्पर एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है, अर्थात एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित है। तो जो संबंध एक दूसरे पर आश्रित है, तो संबंध आश्रित है, तो इससे हमारी भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए हम एक दूसरे पर आश्रित ही हैं। जैसे समाज में अनेक वर्ग हैं, तो किसी से हम कुछ ले रहे हैं, किसी से कुछ दे रहे हैं, किसी से सेवा ले रहे हैं, किसी से सेवा दे रहे हैं। तो हमारी भौतिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो पूरा नहीं हो पाएंगी जब हमारे सामाजिक विघटन उत्पन्न हो जाएगा और उससे सामाजिक एकता नष्ट हो जाती है। जायज़ सी बात है, जब इतनी सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी तो सामाजिक एकता कहाँ से बनी रहेगी? सामाजिक एकता नष्ट हो जाएगी। चलिए एक बार पीछे देख लेते हैं विचारकों की परिभाषाएं दोबारा। लैंडिस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना और विशृंखलता उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है। इलियट एवं मेरिल के अनुसार सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। थॉमस एवं जननिकी के अनुसार सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज के मौजूदा नियमों का प्रभाव कम होना है। न्यूमेयर, इन्होंने क्या कहा? जब समूह का एकमत्य तथा उसके उद्देश्य की एकता भंग हो जाए और समाज के क्रियाशील संबंध टूट जाएं तो मानना चाहिए कि सामाजिक विघटन के लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। फेरिस के अनुसार इन्होंने कहा सामाजिक विघटन मानवीय संबंधों के प्रतिमानों और कार्यों में पड़ने वाली बाधा का नाम है। अगला लेपियर और फार्न्सवर्थ के अनुसार विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है। सेतना के अनुसार सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के सामूहिक संबंध लगभग नष्ट होने लगते हैं तथा असहयोगी प्रक्रियाएं पूर्णतः समाप्त होती हुई प्रतीत होती हैं। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार सामाजिक विघटन से हमारा तात्पर्य संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे तथा विभिन्न तत्वों के बीच ऐसा असंतुलन उत्पन्न होना है जो समूह के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है या समूह के सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में गंभीर बाधाएं उत्पन्न करता है। उससे सामाजिक एकता नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षण क्या क्या है? पहला, सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र गति हो जाती है। जब समाज में सारे मानक नियम और ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी तो विकास जो उसका क्या होगा, वो आशातीत वृद्धि करेगा, क्योंकि आप नियम से हट चुके हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जॉब पाना है तो वो जब पढ़ाई के बल पे या मेहनत के बल पे जॉब प्राप्त करेगा तो सामाजिक विघटन के अंतर्गत नहीं आएगा, वो सामाजिक संतुलन बना हुआ उस टाइम। लेकिन अब उसी जॉब को प्राप्त करने के लिए वो बेईमानी करे, घूस दे या किसी से संपर्क लगाए, सोर्स लगाए, जो भी लगाए, तो वहाँ पे क्या होगा, वो सामाजिक विघटन है। क्योंकि
हाँ, उसका काम तो तेज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन समाज में एक विघटन उत्पन्न होगा। किसके लिए? बाकी जो अन्य कंपटीटर हैं उनके लिए सामाजिक विघटन उत्पन्न हो जाएगा। आगे है एकमत्य का ह्रास। जब सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा तो एकमतता का अभाव होगा ही किसी भी समाज में। जब लोगों के बीच सामंजस्य कम हो जाएगा तो उनके अंदर एकमतता का अभाव होना ही होना है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण के साधनों का प्रभाव कम होना। जायज सी बात है, जब सामाजिक नियंत्रण के साधन कमजोर पड़ते हैं तभी सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। व्यक्तिवाद पर जोर। जो अब तक समूहवाद या सामूहिकता की चर्चा कर रहे थे वो अब पर्सनल पे डिपेंड हो गए। केवल हमारा काम होना चाहिए, बाकी किसी का हो या ना हो। यहां पे क्या है? व्यक्तिवाद पर जोर दिया गया। सामूहिक आदर्शों का महत्व कम होना। जायज सी बात है कि जब आप एक व्यक्तिवाद पे आश्रित हो जाएंगे, सामाजिक नियमों को तोड़ देंगे, एकमतता का ह्रास हो जाएगा, ये सारी चीजें जब एक साथ हो जाएंगी तो सामूहिक आदर्श को आप कहां तक ढो पाएंगे। रूढ़ियों एवं संस्थाओं का संघर्ष। अगला है कार्यों का एक समिति से दूसरे में हस्तांतरण। और लास्ट पॉइंट है परिस्थिति एवं भूमिका में अनिश्चितता। मतलब किस व्यक्ति की कौन सी परिस्थिति और परिस्थिति के अनुसार कौन सी उसको भूमिका दी गई है, ये भी अनिश्चित ही हो जाता, क्योंकि नियमों और मानकों का पूर्णतः समाप्ति हो जाती है। और सामाजिक विघटन की प्रक्रिया में यही होता है कि जब नियम और ये कार्यशैली, ये सारी चीजें एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगी तो किसी की परिस्थिति और भूमिका का उसमें क्या मतलब रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विघटन के प्रकार। अब यहां पे हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या है? वैयक्तिक विघटन, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या है। इस प्रकार के विघटन में व्यक्ति प्रायः खुद की या उस पर आश्रित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक, इस प्रकार के विघटन में व्यक्ति अपनी खुद की और जो लोग उस पर आश्रित हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। इसमें क्या है? उसके अंदर तब हीनता पैदा हो जाती है कि हाँ, जो लोग हमारे ऊपर आश्रित हैं या हम जो खुद हैं तो हम अपनी आवश्यकता नहीं पूरी कर पा रहे हैं, जो लोग हम पे आश्रित हैं उनकी आवश्यकता की पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? हीनता पैदा होता है। और व्यक्तिगत विघटन जो होता है इसकी अंतिम परिणति जो होती है वो आत्महत्या जैसी सामाजिक विघटन का कारण बनता है। व्यक्तिगत विघटन की अंतिम परिणति आत्महत्या जैसे सामाजिक विघटन का कारण बनता है। चलिए इसमें देखिए अपराध, बाल अपराध, हत्या, शराबवृत्ति, जुआ, वेश्यावृत्ति, पागलपन, मानसिक रोग, आत्महत्या, यौन अपराध आदि वैयक्तिक विघटन के रूप माने जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मावरर ने जो है ये वैयक्तिक विघटन को दो भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है? सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसमें क्या होता है? सुधारक होता है व्यक्ति, विद्रोही हो जाता है, क्रांतिकारी हो जाता है, असहयोगी व्यक्ति हो जाता है। और दूसरा क्या बताया इन्होंने? व्याधिकी वैयक्तिक विघटन, पैथोलॉजिकल पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है? व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, शारीरिक दुर्बलता होती है और मानसिक दोष भी उत्पन्न हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक विघटन पहला हो गया वैयक्तिक विघटन, दूसरा सामूहिक विघटन, कलेक्टिव डिसऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? सामूहिक विघटन को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन में क्या होता है? पारिवारिक तनाव होता है। ठीक, अब पारिवारिक तनाव को भी, ठीक, पारिवारिक तनाव या पारिवारिक विघटन को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक तनाव। प्राथमिक तनाव में क्या है? जब पति पत्नी में मतभेद हो और बच्चे प्रभावित हो। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी जो है आपस में लड़ते रहते हैं या दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, तो उसका प्रभाव जो होता है वो बच्चों पर पड़ता है।
और जब एक बाल मन पे ये सारे प्रभाव पड़ेंगे तो उसका भविष्य कहाँ तक सुरक्षित रहेगा, ये सोचने की बात है। ये प्राथमिक तनाव के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक। अब पारिवारिक विघटन के अंतर्गत दूसरा पार्ट जो है, ये द्वितीयक तनाव है। एक प्राथमिक तनाव हो गया, ये हो गया द्वितीयक तनाव। इसमें क्या है, आर्थिक कारणों से परिवार में होने वाला तनाव। आर्थिक कारणों से मतलब जैसे कमाई के सोर्स कम है और आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, तो इस स्थिति में भी तनाव उत्पन्न होता है। लेकिन इस तनाव को देखिए द्वितीयक में रखा गया है। ठीक। द्वितीयक का मतलब ये मेन नहीं, ये गौड़ है। मुख्य तनाव ये नहीं है कि आप आर्थिक कारणों से, अगर आपका प्राथमिक तनाव जिसमें पति पत्नी में मतभेद और बच्चे प्रभावित होती हैं, ये अगर कंट्रोल्ड है तो हमको लगता है कि द्वितीयक तनाव जो है ये बहुत कम प्रभाव डाल पाएगा परिवार पे। उसको मैनेज किया जा सकता है। द्वितीयक तनाव में क्या है, आर्थिक कारणों से परिवार में होने वाला जो तनाव है वो क्या है, द्वितीयक तनाव है। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विघटन, इसमें क्या है, इस प्रकार के विघटन में समुदाय के लोग समुदाय के नियमों अथवा प्रतिबंधों समुदाय के नियमों अथवा प्रतिबंधों तथा सामाजिक नियंत्रण की विधियों को मानना बंद कर देते हैं। इसमें क्या है, पहला पारिवारिक विघटन था, दूसरा सामुदायिक विघटन। इस प्रकार के विघटन में समुदाय के लोग समुदाय के नियमों अथवा प्रतिबंधों तथा सामाजिक नियंत्रण की विधियों को मानना बंद कर देते हैं। ठीक। बेरोजगारी, निर्धनता, राजनीतिक भ्रष्टाचार, धार्मिक उन्माद आदि सामुदायिक विघटन के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विघटन। राष्ट्रीय विघटन क्या होता है, सरकारी तंत्र की विफलता। सरकारी तंत्र की विफलता के पश्चात उत्पन्न होने वाले विघटन को राष्ट्रीय विघटन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मान लीजिए सरकारी तंत्र या सरकार की विफलता जो भी है, ठीक। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में देश की या प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो रोजगार के लिए इच्छुक है, और कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए हैं कि जहां पे रोजगार आपको कुछ दिनों के लिए दिया गया है, उसके बाद उस आपको निकाल भी दिया जाता है। तमाम नियम ऐसे बनाए जा रहे हैं, और तमाम तो ऐसे हो जा रहे हैं जो पद ही खत्म कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी तंत्र यहां पे विफल है, क्योंकि सापेक्ष रूप से नौकरी न करने वाले ज्यादा हैं, उनको जॉब की जरूरत है, और सरकार क्या है, उसके पास पर्याप्त मशीनरी है। तो दोनों को सापेक्ष रूप से मिलाकर अगर देखा जाए तो काम सही हो रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से या जो बेरोजगार हैं, जो निर्धन, उनके हिसाब से ये कार्य जो है गलत हो रहा है, क्योंकि सारी चीज सापेक्षतया होती है। तो जब ऐसे विघटन उत्पन्न होते हैं तो वो जो है राष्ट्रीय विघटन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय विघटन, जब विघटन का स्तर देश की भौगोलिक सीमा से व्यापक हो जाता है तब उसे अंतरराष्ट्रीय विघटन कहा जाता है। मतलब अपने देश की सीमा के अंतर्गत ही नहीं, सीमा के बाहर भी विघटन जब उत्पन्न होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय विघटन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पहला था व्यक्तिगत विघटन, दूसरा सामूहिक विघटन, और तीसरा क्या है, संस्थात्मक विघटन। यहां पे क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिसऑर्गेनाइजेशन, धर्म, संस्कृति, नैतिक जीवन, कला एवं मनोरंजन के क्षेत्र में यह स्थिति उत्पन्न होती है। यहां पे एक वो दिया गया है कि 1940 में सोरोकिन की पुस्तक द क्राइसिस ऑफ आवर एज सामाजिक विघटन का एक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। द क्राइसिस ऑफ आवर एज पुस्तक किसकी है, सोरोकिन की। कब लिखी गई, 1940 में। यह पुस्तक जो है सामाजिक विघटन पर एक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सामाजिक विघटन के प्रकार, इसमें पहला है व्यक्तिगत विघटन,
जब विघटन व्यक्ति की निजी समस्याओं पर आश्रित होता है, या जब व्यक्ति यह जान जाता है कि वो खुद की या अपने जो उस पर आश्रित हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, तो व्यक्तिक विघटन उत्पन्न होता है। इसमें आत्महत्या, अपराध, बाल अपराध, हत्या आदि समस्याओं का जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है, नहीं, व्यक्तिक विघटन में दो प्रकार के बताए गए, जिसमें एक क्रिएटिव पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सुधारक हो सकता है व्यक्ति, विद्रोही हो सकता है, क्रांतिकारी हो सकता है, असहयोगी व्यक्ति हो सकता है, आदि हो सकता है। दूसरा पैथोलॉजिकल पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, इसमें हीन भावना से ग्रसित लोग होते हैं, शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न होती है और मानसिक दोष आदि उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट, सामूहिक विघटन। सामूहिक विघटन कलेक्टिव डिसऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, इसको चार भागों में बांटा गया। पहला पारिवारिक विघटन, पारिवारिक तनाव को जिसमें मुख्य रूप से रखा गया। अब पारिवारिक तनाव को इसमें दो पार्ट में बांटा गया। पहला, जिसमें पति पत्नी में या पारिवारिक मतभेद और प्रभाव बच्चों पर पड़े। दूसरा, द्वितीयक तनाव, इसमें आर्थिक कारणों से परिवार में होने वाले तनाव को जोड़ा गया। अगला पॉइंट है सामुदायिक विघटन, जिसमें समुदाय के लोगों के समुदाय के नियमों अथवा प्रतिबंधों और सामाजिक नियंत्रण की विधियों को मानना बंद कर देते हैं। अगला है राष्ट्रीय विघटन। सरकारी तंत्र या सरकार की विफलता के पश्चात जो विघटन उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय विघटन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विघटन, जब विघटन का स्तर देश की भौगोलिक सीमा से व्यापक हो जाता है तब उसे अंतर्राष्ट्रीय विघटन कहा जाता है। संस्थात्मक विघटन, इंस्टीट्यूशनल डिसऑर्गेनाइजेशन, धर्म, संस्कृति, नैतिक जीवन, कला एवं मनोरंजन के क्षेत्र में यह स्थिति उत्पन्न होती है। 1940 में प्रकाशित सोरोकिन की पुस्तक द क्राइसिस ऑफ आवर एज सामाजिक विघटन पर एक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष का मतलब ये है कि ये जो पार्ट है निष्कर्ष वाला, इसको समाजशास्त्री शब्दकोश के अनुसार सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की जो भी वो दिया गया है, जो भी मीनिंग या अर्थ दिया गया है, उसको यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, विघटन क्या है। विघटन किसी रचना अर्थात संगठन की अस्वस्थता की परिचायक, अस्वस्थता मतलब रुग्णता या रोगी होने की परिचायक एक स्थिति या दशा है। ठीक, जब किसी रचना की इकाइयां निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार अपना अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, तब इस स्थिति को विघटन कहते हैं। अब देखिए यहां पर दिया है निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार अपना अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, तो इस स्थिति को विघटन कहते हैं। इस स्थिति में किसी भी सामाजिक इकाई के निर्मायक तत्व या निर्णायक तत्व अर्थात व्यक्ति, समूह और संस्थाएं स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार अपनी अपनी भूमिका निभाना इस सीमा तक बंद कर देते हैं कि उनके आपसी संबंधों में व्यवधान अथवा विशृंखलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, मतलब जो सामाजिक इकाई के निर्मायक होते हैं, मतलब निर्माता होते हैं, व्यक्ति हो, समूह हो, संस्थाएं हो, स्वीकृत उद्देश्य हो, ये क्या है, जो इनका सामूहिक उद्देश्य था, उद्देश्य के अनुसार अपनी अपनी भूमिका निभाना इस सीमा तक बंद कर देते, मतलब उस लेवल तक ही अपनी अपनी भूमिका निभाना बंद कर देते हैं कि इनके आपसी संबंधों में व्यवधान और विशृंखलन उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक विघटन की स्थिति बहुधा किसी सामाजिक व्यवस्था के भंग हो जाने अथवा नियंत्रण के असफल हो जाने का संकेत देती है। ठीक, सामाजिक विघटन की स्थिति जो है प्रायः या बहुधा किसी सामाजिक व्यवस्था के भंग होना, जब सामाजिक व्यवस्था भंग होगी तभी ही तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी, अथवा नियंत्रण के असफल हो जाने का संकेत देती है। जब कहीं का नियंत्रण, जैसे यहां पर है ना, कि जब किसी रचना की इकाइयां निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार अपना अपना कार्य करना बंद कर देती है, मतलब जो उनका अपना अपना कार्य निर्धारित किया गया उसको भूल जाते हैं और स्वैच्छिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, सामाजिक विघटन कहा जाता है।
इसी के साथ सामाजिक विघटन की यह परिचर्चा यहीं पर समाप्त हो रही है। समाजशास्त्र की अन्य अवधारणाओं के साथ हम आपके समक्ष बने रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।